Yeah. So basically, guys, Joe, what Daud was saying, he was totally right. So basically, this whole base theorem thing, it's about updating your belief system. ठीक है? It's about updating your belief system. मुझे ज़्यादा जो उस पूरे आर्टिकल में जो चीज़ अच्छी लगी, उसने जो उसने मोबाइल की जो बात की हुई थी कि अगर आप ऑफिस में हैं तो आप अपना मोबाइल कहाँ पे रखते हैं, और अगर आप घर में हैं तो अपना मोबाइल आप कहाँ पे रखते हैं। तो यानी आपके पास ऑलरेडी आपको पता है मैंने फ़ोन यहाँ यहाँ पे रखा होना है, और अगर आपका फ़ोन आपको घर में नहीं मिल रहा तो आप ऑलरेडी कुछ जो चीज़ों को ऑलरेडी आप एलिमिनेट कर देंगे बाय थिंकिंग कि यार यहाँ पे तो मैं फ़ोन नहीं रख सकता। तो अगेन देयर अ बेस आप यू आर यूजिंग बेजियन इन्फ्लुएंसेस while searching for things in your home, or you use Bayesian theorem while you are making some decisions. ठीक है, यानी इस तरह से सोच लो कि आपने कोई कोर्सेज वगैरह लेने होते हैं, तो यू ऑलवेज ट्राई टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, यहाँ स्ट्रक्चर कैसा है। अब जैसे आप लोग इस क्लास में जब शुरू में आए थे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार इस क्लास में A+ आ सकता है हमारा, लेकिन वक्त के साथ साथ आपका सिस्टम अब अपडेट होना शुरू हो गया है, एंड यू आर लाइक यार अभी कुछ नहीं कह सकते, या फिर हो सकता है कि हमारा काम थोड़ा सा खराब हो सकता है। So again, so you're saying it's a you are playing probability in your head। ऐसा नहीं होता है कि कोर्स के शुरू शुरू में आप जब सेमेस्टर शुरू होता है तो आपको लगता है यार इस दफ़ा तो ना पूरा 4.0 आएगा, DHL में जाएंगे। क्विज तक पहला क्विज होता है, पहले क्विज के बाद आप कहते हैं चलो यार A- आ जाएगा, A- तो हम टारगेट करेंगे हर कोर्स में आएगा, मिड टर्म तक B+ हो जाता है, और फाइनल तक आते आते यू गाइस आर लाइक यार चलो यार अगर बी आ जाए ना सारे कोर्सेज तो हमारा सेमेस्टर गुजर जाएगा, चाहे 4.03 आ जाए बस हमारा। तो अगेन इट्स ऑल अबाउट अ सेट ऑफ मेकिंग। नहीं नहीं, मैं डरा नहीं रहा यार, मैं पिक्चर बता रहा हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ दिस थिंग ना, कि जब मैं भी स्टूडेंट था तो आई यूज्ड टू थिंक लाइक यार इस सेमेस्टर तो पूरा चौके में लेके आना है। वो जब वो सेमेस्टर गुजर रहा होता है ना, फिर आपको पता चलता है वो चौका जो था ना वो आप पे चौका था। यहाँ पे अभी आप अपने आप को जितना ऊपर 3 से ऊपर रहते ना उतनी बड़ी बात है आपके लिए। तो डरना तो डर जाओ यार, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट जोकिंग। अच्छा जी। तो बेजियन इज अबाउट दिस थिंग, लेकिन बेजियन से पहले जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपके बुक में जो आप हम लोग करेंगे बेसिकली इट्स सो बेसिकली इट्स अ मार्जिनल एंड जॉइंट। सो बेसिकली आज का जो हमारी आउटलाइन है उसमें हम दो चीज़ें करेंगे, एक तो हम बेजियन थ्योरम को हम क्लिक करेंगे, और दूसरा हम रैंडम वेरिएबल को आज हम थोड़ा सा टच करेंगे, और रैंडम वेरिएबल को टच करके हम लोग अपना वो लेक्चर जो है वो एंड कर देंगे और हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम करेंगे मार्जिनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। वी विल सी कि व्हाट डू दे मीन, व्हाट इज इट मीन, and then we will see how can we define the conditional probability, and then there's a multiplication rule that we have been doing for very long। we will आज हम थोड़ा सा उसे भी करेक्ट करेंगे, एंड देन देयर इज इंडिपेंडेंस कंसीडरेशन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि अगर इंडिपेंडेंस आ जाए तो फिर उससे उससे लिंक कैसे बनता है, एंड देन अगेन वी विल डिस्कस इट ट्री डायग्राम्स टू स्टार्ट द बेजियन थ्योरम। तो ये चीज़ है, तो लेट्स बिगिन। So basically, so this is how we are starting this our class. Abhi so what I'm going to do is I'm going to make you solve those questions. So आप लोगों की थोड़ा सा सबसे practice हो रही है, and the class sessions remain interactive for all of us. So basically the margin probability concept is this. So basically let me read the question for all of you. So researchers randomly assigned 72 chronic users of cocaine into 3 groups. And those 3 groups and they were assigned some treatment. So there were some patients that who were assigned the antidepressants, and then there was and then there's a medicine for standard treatment for cocaine, and then there's a placebo medicine. Okay, so these 3 things were given to patients, and then after these things were given to the patients, the results of the study, you can see the results are summarized below for you. By the way, if you see this table, you know कि ये table बनाना is not difficult for you. Is this table difficult for you if you have the data? I mean इस data, हमने इस data में ये table हमने tablet हमने बनाया था। तो this table is again being मेरे tab, उसमें क्या होगा, उन्होंने tab medicine
आगे जाके उसका स्टेटस डाल दिया होगा कि या उसने उसका आगे क्या बना क्या उस बंदे का। So again, this is not a this table is not difficult if you have the data. तो ज़्यादा हमारे पास है ये कि जो एंटी डिप्रेसेंट ली उसमें there were 10 patients who relapsed and 14 didn't relapse. Those who took lithium, they had 18 of them relapsed, and 6 of them didn't relapse. And then those who took placebo medicine, take medicine, so 20 of them relapsed and 4 of them didn't relapse. So, so guys, let's begin then. What is the probability that a patient relapse? What is the probability that a patient relapse? Rafe? So वही जो चैट में 48/72. So it's 48/72. ठीक है? So let me write this over here as well ताकि हम लोग ताकि सबको एक उसमें ताकि जब आप लेक्चर सुन रहे हो तो आप साथ में देख भी लो और आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। So it's 48/72. ठीक है? So this is a marginal probability. This thing. So if we are computing the probability of the totals, ठीक है, और हम total की probability कर रहे हैं तो this is the marginal probability. This is the marginal probability. This is the marginal probability. ठीक है, ये तो marginal probabilities आपकी यहाँ पे exist करती है। अच्छा, अब let's look at the joint probability. अगर हमने marginal देख लिया तो joint भी देख लेते हैं। So what is the probability that a patient, जी आदिल? सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने बोला है जो अभी आपने ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इसी तरह? जी जी। अच्छा, नाउ अब अगला सवाल पढ़े। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that a patient receives the antidepressant, which is the first medicine? I'm not going to pronounce it name. So what is the probability that a patient receives the antidepressant and relapsed? Fahad? 10/24. 10/24. But why 24? आप ये सोचो ना फहद, इससे सोचो कि आपके पास एक पूरा सैंपल पड़ा हुआ है, एक पूरा सैंपल, ठीक है, टोटल आपने उसमें से एक बंदा निकालना है। आप उसमें से नहीं निकाल रहे जिसने वही मेडिसिन ली है, बल्कि आपने टोटल में से निकालना है। यानी एक तो ये नंबर है। अच्छा, तो 48 10/70 10/72, ठीक है, 10/72। तो ये बनेगा आपका, क्योंकि आपने पूरा सैंपल आपके पास है ना। जी हसन? सर ये 10/48 नहीं आएगा, क्योंकि टोटल में तो वो भी है ना कि जो रिलैप्स नहीं हुए। सो टोटल पेशेंट जो रिलैप्स हुए हैं that amounts to or that amounts to 48. So बस ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने एंटी डिप्रेसेंट ली है, तो टोटल जितने रिलैप्स हुए हैं वो 48 हैं rather than 70. टोटल जो हैं जिन्होंने एंटी डिप्रेसेंट लिया दे वर 24, और उनमें से 10 जो है वो रिलैप्स हो गए, 10 का रिलैप्स हो गया। अब अभी अगर आप ये देखो ना तो आप इसको से सोचो हसन के, अगर फर्ज करो आपके पास, इमेजिन करो आपके पास 72 पर्ची हैं, आपके पास एक 72 पर्ची हैं, और मैं आपसे पूछता हूँ कि उस शख्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस बंदे ने टोटल 72 में से, ठीक है, यानी आपके पास 72 पर्चियाँ पड़ी हुई हैं, और मैं आप में से उनसे पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि उनमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो है कि उनमें से वो जो बंदा है उसने डिप्रेसेंट भी लिया है, यानी उसने एंटी डिप्रेसेंट भी लिया और वो रिलैप्स भी कर गया। तो
अगेन देयर आर टू कंडीशंस अप्लाइड इन टोटल सैंपल में से आपने वो नंबर निकाल के दिखाना है हमें, Right. ठीक है। तो उस तरह से हमने इसको सॉल्व किया हमने। अच्छा, अच्छा अब यार बेसिकली ना अगर आप इसमें नोट करो तो इसमें ना अभी एक कंसेप्ट बड़ा आना शुरू हो गया है कि ना जो भी अभी आप लोग इसमें देखोगे वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आप लोग याद है तो मैंने पिछले क्लास में भी हम लोग उस पर हमने डिस्कशन शुरू की थी जिसमें हमने वाइट रेस की बात की थी कि वाइट रेस, ब्लैक रेस एंड हिस्पैनिक रेस आर हाउ मच दे आर फीलिंग सेफ अबाउट हैविंग अ गन ओनरशिप। तो अगेन उसमें भी ना एक वो बात उसमें आ रही थी, तो हम इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि यू ट्राई टू कंप्यूट द इफेक्ट ऑफ वन थिंग, you try to compute the effect of one thing given the other thing has happened, ठीक है, given the other thing has happened। तो हम उस तरह से हम इस नंबर को हम कंप्यूट करते हैं। अब उसमें कंप्यूट करने का तरीका बेसिकली क्या होता है कि आप लोग इंटरसेक्शन देखते हो बिटवीन दोज टू इवेंट्स एंड देन यू डिवाइड इट बाय द टोटल proportion of that। What do I mean by that? Like let's do a question and then you will be able to make sense out of this thing. Okay. So if you read these questions, what is the probability that a patient relapsed given he was being treated with antidepressant? Okay. What is the probability that a patient relapsed given he was being treated with antidepressant? तो अब उसके अंदर अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो हम कैसे करेंगे? पहले हम इसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी that a patient relapsed given he was being treated with antidepressant। अब यहाँ पे क्या हुआ? एंटीडिप्रेसेंट आपका आ गया, एंटीडिप्रेसेंट। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आगे आ जाएगा रिलैप्स, पी रिलैप्स्ड, relapsed over what is the patient that the patient relapsed given he was being treated with antidepressant। ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको दो नंबर्स निकालने हैं। एक निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिलैप्स, सॉरी फॉर द स्पेलिंग गाइस, रिलैप्स्ड, और रिलैप्स के साथ एंटीडिप्रेसेंट निकालना है। और साथ आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटीडिप्रेसेंट्स। एंटीडिप्रेसेंट अगर मैं उसको सॉल्व करूं तो अभी क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु हैज रिलैप्स्ड और उसने एंटीडिप्रेसेंट ली हुई थी। तो यहाँ पे हमने वो ऑलरेडी भी नंबर हम निकाल के अभी आए हैं, तो वो नंबर हमारा है 10/72, 10/72, ठीक है। और साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु हैज टेकन एंटीडिप्रेसेंट, वो क्या है गाइस? हमने ये है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली दिस इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। so the conditional probability is the ratio of the joint probability to marginal probability। अब यहाँ हमारा क्या बनेगा? it will come out to be 24/72। आपका 72 कैंसिल हो जाएगा, this will come out to be 10/24। तो आप लोग जो अभी कुछ देर पहले नंबर निकाल रहे थे ना, जो अभी हम जैसे हसन ने भी बात कर रहे थे, या आप में से काफी लोगों ने मैं देख रहा हूँ चैट में भी किया हुआ है, 10/24 लिखा हुआ था। तो 10/24 ये था। वो 10/24 जो था वो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, दैट्स नॉट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर? सर हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटीज आर अक्रॉस द सैंपल साइज। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल, सॉरी आप सबसे बात करो,
एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि मैं उसको वैलिडेशन दे सकूं? जी सर, जो अभी हमने मार्जिन और जॉइंट इससे पहले किया ना, तो सैंपल साइज वाज कंप्लीट सैंपल साइज वाज बिल्कुल देयर. बिल्कुल या कंडीशनल में मे बी सैंपल साइज इज देयर, मे बी नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, नहीं, राइट? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर भी सैंपल साइज देखो, अगर दाऊद वो था, वो कहीं टोटल सैंपल साइज था, इट जस्ट दैट इट कैंसल्स आउट, इट जस्ट दैट इट कैंसल। अभी देखो ना 72 तो उसके अंदर भी था, मैंने वो निकाला है मैंने उसके अंदर भी, लेकिन वो इट कैंसल्स आउट। तो you can say that sample space has been filtered out because it's being the same, लेकिन in theory it's being used, यानी यहाँ पे यूज तो वो भी हो रहा है इसके अंदर अंदर ही। तो yeah, you can say that, लेकिन I will try to I will recommend you to approach it from this area कि sample space था इसके अंदर, लेकिन वो फिर कैंसल आउट हो गया। जी जैन। सर आई एम अ बिट कंफ्यूज, लाइक ये जो फॉर्मूला है पी ए एंड बी डिवाइड बाय पी बी, तो ये क्या कभी लाइक डिवाइड बाय पी ए भी हो सकता है या लाइक? नहीं, वो जैन बेसिकली वो हम कहने के चाह रहे हैं, हम कहने के चाह रहे हैं कि we are trying to determine that how many that अब इस सवाल को मैं इस सवाल में मैं बताना चाह रहा हूँ, इस सवाल में मैं बताने चाह रहा हूँ कि we are trying to determine कि how many people have यानी we are trying to determine the probability, और इस तरह से देख लो कि we are trying to determine the proportion, that have relapsed after getting that antidepressant. We are trying to determine the proportion that have relapsed after the uh, uh, after getting the antidepressant. So in other words, what we are saying that we want to compute the probability that you may relapse after getting the antidepressant. तो यहाँ पे हम ये करें, ए से डिवाइड क्यों नहीं हो सकता? ए से डिवाइड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यार आपका सवाल यहाँ बेसिकली है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप ए से डिवाइड कर रहे हो ना, तो आप ए से डिवाइड करने को बताओ आप क्या बोल रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ, ठीक है? हालांकि हमारा जो गिवन वाला सिनेरियो है ना जैन, वो है हमारे एंटी डिप्रेसेंट का, वो हमारा ये वाला सिनेरियो है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग जैन? ओके सर, गॉट इट। आदिल, सर एक दफा दोहरा दें कि इस एग्जांपल के अंदर जॉइंट प्रोबेबिलिटी कौन सी वाली है और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कौन सी वाली? जैन ये देखो ना यहाँ, सॉरी आदिल ये देखो, रिलैप्स एंड एंटी डिप्रेसेंट, ये वही चीज़ है जो भी हम पीछे देख के आए हैं, जैसे मैंने कहा था कि आप वो कंप्यूट करो जिसमें 72 से हमने डिवाइड कर दिया था हमने, ठीक है? और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी डिप्रेसेंट एज इन कि यानी ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, दिस इज अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी, तो बेसिकली योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इट्स द रेशियो ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ओवर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो ये आपकी ये रेशियो है। अब वैसे भाई आई लव दिस थिंग यार, दिस इज अ वेरी गुड वे टू राइट थिंग्स। अच्छा जी, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ऑल ऑफ यू गाइस। ये बिल्कुल वैसे सवाल है गाइस, बाय द वे, जैसा हमने अपने क्लास के शुरू में स्टार्ट किया था, हमारे क्लास की पहली स्लाइड जिसमें हम हार्ट अटैक के हम कोविड पेशेंट्स की वैक्सीन को चेक कर रहे थे। दिस इज अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू दैट। उस टाइम हमने प्रोपोर्शन निकाल ली थी। अच्छा गाइस, अब ये देखो हम ना, इफ यू ट्राई टू सी दिस थिंग, पहले लेक्चर देखना, उसमें भी हम प्रोपोर्शन यही निकाल रहे हैं, हम यही प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं, लेकिन एट दैट टाइम वी डिडंट नो what was the terms that we are using in our hindsight, यानी हमने सबकॉन्शियसली वो चीज़ें यूज कर रहे थे, बट वी don't know those terms। अब हमें उनका टर्म्स पता चल गया, तो वी वर ट्राइंग टू एस्टिमेट दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, which of the treatment is least effective out of the three and how will you calculate it? अभी आपके लिए, so which of the treatment is least effective out of the three and how will you calculate it? एक तो मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दी है, खदीजा।
सर हम सिंपली बाकी दो की भी मतलब वही निकाल देंगे कि relapse given lithium, relapse given placebo, और सिर्फ सिंपली परसेंटेजेस कंपेयर करेंगे, राइट? 10 प्रोबेबली ओवर आई मीन, एक 10/24 निकले, हाँ जी, दूसरा फिर अगला निकलेगा 18 18/24 और आखिरी है 20/24। याद रखना इसमें 72 डिवाइड हो चुका है, ठीक है, तो लिहाजा इसमें 20/24। तो अब इसको आप कंप्यूट करोगे तो इसमें से लीस्ट इफेक्टिव कौन सा आपको लग रहा है? which of the treatment is which of the following treatment is least effective? प्लेसिबो से Placebo, ठीक है, it's fake medicine, ठीक है, so this is it. Sure. Now let's move forward. अच्छा जी, ये फॉर्मूला अगर आप लोग जरा देखें तो जो कि मैं ये ए गिवन बी निकाल के मैंने आपको दिखा दिया था बड़ी इजीली, हमने बड़े आराम से हमने करके हम आगे चले गए थे। इस फॉर्मूले में कुछ अब आपको पुरानी कुछ भनक दिखाई देनी चाहिए। ये फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है? ये फॉर्मूला हमने कहीं देखा था। इस फॉर्मूले को हम अभी बड़े आराम से हम यूज़ करके चले गए थे जब मल्टीप्लिकेशन रूल चल रहा था, इंडिपेंडेंस आ रही थी, तो पाकिस्तान के हमने इंडिपेंडेंस कर ली थी अपनी। तो अगर आप नोट करो तो ये वही चीज़ ही है, ये जो है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आप गौर करो तो ये फॉर्मूला यही है, इस फॉर्मूले में वही चीज़ चल रही थी। अगर आप उसमें बस सिंपल क्या होता था कि उसमें थी उसमें क्या थी, इंडिपेंडेंस थी। इंडिपेंडेंस मीन कि यानी आपके दोनों इवेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आपके इवेंट्स रिलेटेड नहीं है, जैसे कि मैंने पहली क्लास में बता रहा था, इफ योर इवेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। in other words, it doesn't matter if the event A happens or not. It doesn't matter if the event A happens or not. Your the probability of the other event will remain the same. अभी आप देख कर आए हो कि प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है वहाँ पे ट्रीटमेंट देने से, तो वहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाज प्लेइंग द रूल, वाज प्लेइंग द गेम, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। अभी मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ। ये सवाल मैंने एक हाइपोथेटिकल आप लोगों के लिए क्रिएट किया है आपको इंडिपेंडेंस समझाने के लिए। अच्छा जी, so what is the probability that a random selected student is science major? कोई मुझे बता सकते हैं? So basically, let me read the questions and then Amar may go. So consider the following distribution of gender and major of students in introductory class. So there are 50 females and 50 males, and then social science majors in this class is 60 and non-social science major is 40. So Amar, what's the probability that a random selected student is a social science major? सर मेरा क्वेश्चन था वो छोड़े। जी क्वेश्चन बताएं। वो सर मुझे पिछली जो स्लाइड थी वो थोड़ी समझ में नहीं आई थी, तो आप समझ आ जाएगी, आप समझ आ जाएगी। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे ना, समय में समझ आ जाएगी। तो गाइस, इस सवाल को इससे पहले कि हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करें, इस सवाल को पढ़ने के बाद व्हाट आर यू गाइस थिंकिंग? एम आई आस्किंग यू अबाउट द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? व्हाट एम आई आस्किंग यू टू कंप्यूट? जी फहद। मार्जिनल। इट्स मार्जिनल, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या कह रहे हैं जनाब, हमें सोशल साइंस मेजर चाहिए, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एसएस निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एसएस निकालना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एसएस निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एसएस क्या जनाब? प्रोबेबिलिटी ऑफ सोशल साइंस मेजर इज 60/100 which is 0.6। अब अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सेलेक्टेड स्टूडेंट इज अ सोशल साइंस मेजर गिवन दैट दे आर फीमेल? खदीजा। ये सर अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये सर ये अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया इसका 30/50, 30 इवन over दो 50। इनिशियली 30/100 over 50/100, बट वो 100 कैंसिल आउट। 30, so एसएस गिवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकली? 30/50। और खदीजा ये क्या आंसर आता है इसका?
मैं एग्जैक्टली मैं कंप्यूट exactly करो, नहीं पता like आप लोग कंप्यूट करो, आप लोग होंगे वो 0.6 ही आएगा। निकाल के देख लो, ये आप लोग कंप्यूट कर लो 30/50, यानी इस तरह से देखना 35 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 50 को 2 से करोगे तो वो 60% ही निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एस गिवन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एस। ऐसे ही हो रहा है। मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको ये दिखाया था कि अगर आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, इफ योर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इन दैट केस आपकी इंडिपेंडेंस आ गई। यानी दूसरे लफ्जों में आपकी जेंडर जो है, योर जेंडर is not determining the probability of being a social science major or a non-social science major. Is that clear? ठीक है। अब इसी सवाल को, यानी मैं इस सवाल को अगर मैं इंडिपेंडेंस को समराइज करूं तो इंडिपेंडेंस समरी उसकी ये बनती है। तो अब जो है यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है ना, कैन यू प्रूव द फॉलोइंग मैथमेटिकल इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये अब आपने ना, ये मैंने इंडिपेंडेंस जो है ना, अब आपने मुझे जो है ना, आपने थोड़ा सा छोटा मोटा प्रूफ अगर आपको कोई नजर आता है आपको, तो आपने मुझे प्रूफ करके दिखानी है वाली चीज़ है, अभी नहीं, आफ्टर द क्लास। यानी दिस इज नॉट अ इन क्लास असाइनमेंट, दिस इज जस्ट फॉर योर ऑन इन्फॉर्मेशन। जी आदिल। सर थोड़ा क्लैरिफाई कर देंगे इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस का मतलब आपके सामने आ रहा है आदिल, कि अगर जो कंडीशनल, जैसे अभी आपने देखा कि बीइंग अ फीमेल डज नॉट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सोशल साइंस मेजर, यानी जो सोशल साइंस की जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी थी, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बराबर है। इफ योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, it would mean that the events are independent of each other. Both events are not related to each other. That's what I meant. And this is what I'm writing over here as well. कि अगर आपकी if your conditional probability is equal to the marginal probability, then your events are independent of each other. So now since आपकी थोड़ी सी बेस अब बन गई है आप लोगों की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी बेस बनाते हुए towards the mighty Bayesian theorem, sorry Bayesian inferences, हम Bayes हम theorem करेंगे हम। So basically जब when I was doing this Bayesian theorem in my time, so my instructor was very awesome. That person was very awesome, but I was not, and at that time I used to feel like these are very imaginary things. लेकिन जब मैंने इनकी बाद में applications पढ़ना शुरू की अपने अदर दूसरे courses में, मैंने used to like यार ये तो सबका बाप है। So let's see what do I mean by this. So there are 3 statements that I've given to you, and these 3 statements are basically from different sources. So basically, American Cancer Society estimates that about 1.7% of women have breast cancer. Okay, one study found that that a mammography correctly identifies about 78% of women who truly have breast cancer. ठीक है, यानी अगर आपको, अगर खुदा ना अल्लाह ना करे आपको अगर बीमारी है, तो वो 78% ऑफ टाइम ना आपको सही बात बताएगी कि आपको वाकई है। ठीक है। Another article which was published in 2003, it suggested that up to 10% of the mammograms result in false positive for all patients who do not have cancer. ये 3 स्टेटमेंट्स ना आपकी पूरी जिंदगी अब चेंज करने वाली। ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं, इसमें अगर आप देखो तो इसमें एक बात जो हो रही है, पहली जो आप साइड जो आप देख रहे हो, इट्स अबाउट प्रिविलेंस। ये बता ये रहा है कि आपकी प्रिविलेंस क्या है, यानी अगर देयर आर 100 वुमेन in a sample, in a random sample, so there's a chance that 2% of them have breast cancer. Okay, and then the other thing which is being saying is कि उनमें से जो 100 में से जो 2 औरतें हैं, बल्कि थोड़ा सा नंबर्स को बड़ा कर लेते हैं, so we can let's say there are 1000 women, thousands में से 2% women have breast cancer. What does it mean? It means
कि आपके पास 20 वुमेन, देयर आर 20 वुमेन who actually have breast cancer. ठीक है, 20 वुमेन, 78% ऑफ देम या 80% कर लो उनको, कि उनमें से 18 लोगों को वो बता देगा तो उनको वाकई ये उनको 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 ब्रेस्ट कैंसर भी था, और आपके टेस्ट ने बताया कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। लेकिन 2 औरतें उसमें से ऐसी हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन आपके टेस्ट ने उनको नेगेटिव करार दे दी। ठीक है, एंड देन इस आर्टिकल में कहता है कि एंड देन देयर आर दोज हु डू नॉट हैव ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे नंबर्स लिखता जाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। और फिर मैं आज बीजन थ्योरम पे तो मैं ना काफ़ी टाइम मैं अभी आज आप पे लगाऊंगा मैं आप लोगों के साथ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। लेट मी राइट, हाँ मेरा पेन याद है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना कुछ नंबर्स हम एस्टिमेट कर लेते हैं, एंड देन नंबर्स के एस्टिमेशन के साथ ना हम लोग प्रेवलेंस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रेवलेंस इज दिस, so this prevalence, we call this prevalence, and this is sensitivity, and here we have specificity. ठीक है, अच्छा, अब ये टर्म्स मैंने बड़ी फैंसी से टर्म्स लिख दी हैं, लेकिन जब भी आप कोविड कोई भी टेस्ट करवाने जाओगे, आप कोविड का टेस्ट करवाने जाओ, आप कोई भी टेस्ट करवाने जाओ, तो आपके जहन में ये सारे सवाल ना आपके जहन में बिल्डअप हो रहे होते हैं। अब जैसे मैं जब गया था, मैं बड़ा खुशी खुशी गया कि मैं कोविड का टेस्ट करवाता हूँ, और मैं गया इसीलिए था। सो बेसिकली द रीजन व्हाई आई वेंट टू गेट अ कोविड टेस्ट इज नॉट बिकॉज आई वांट टू सी कि मेरे सिम्टम्स यानी मुझे कोविड है कि नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू एंड माय आइसोलेशन। और जब मैं आइसोलेशन अभी एंड करना चाह रहा था, तो आई वाज लाइक अगर मैं नेगेटिव आ जाएगा तो आई कैन एंड माय आइसोलेशन 1 वीक प्रायर, जो मुझे भी एक और हफ्ता गुजारना है। तो ऑल दीज कंसेप्ट्स आर बीइंग हिटिंग इनटू माय हेड कि अच्छा जी कोविड के प्रेवलेंस क्या है, कितने लोगों को कोविड हो रहा है, उसकी प्रेवलेंस क्या चल रही है, एंड व्हाट्स द टेस्ट एंड सेंसिटिविटी। तो अच्छा, टेस्टों के बारे में ना एक चीज़ याद रखना, जो टेस्ट होते हैं ना आपके, जितने भी टेस्ट आपके आप करते हो, टेस्ट इज ऑल अबाउट अपडेटिंग योर बिलीव्स। it doesn't tell you whether you have disease or not, it just updates your belief. कभी आपको कोई बोले ना टेस्ट का मतलब है कि जी आपका पॉजिटिव आ गया, यानी आपको कि यार यानी पहले आपको पता था कि जनाब यानी टेस्टिंग की प्रोबेबिलिटी जो है आपको पता है कि जनाब 2 लोगों को कोविड है, ये दो लोगों को कोविड है, तो अगर 2% को कोविड हो सकता है, तो टेस्ट के बाद जो प्रोबेबिलिटी निकली, यू आर अपडेटिंग योर बिलीव्स। अच्छा, ये इतने लोगों को हो सकता है, तो इट्स ऑल अबाउट दीज नंबर्स। तो इन नंबर्स के साथ हम अगर हम थोड़ा सा प्ले करना शुरू करते हैं। हम इससे पहले कि हम आगे से बिल्डअप करें, मैं आपको अगली स्लाइड दिखाता हूँ। हम दोबारा इसी स्लाइड में वापस अभी हम आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग नोट करो, तो यहाँ पर जनाब तो व्हेन अ पेशेंट गोज टू ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, देयर आर टू कंपीटिंग क्लेम्स। ठीक है, आप 2 चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, अ पेशेंट हैड कैंसर और अ पेशेंट डजंट हैव कैंसर। इफ द टेस्ट yield a positive result, अगर आपका टेस्ट a positive result, what is the probability that a patient actually has cancer? आपको नहीं पता कि आप उन 2% हतूनों में हो, या आप उस दूसरी साइड पर हो, और आपका ब्रेस्ट कैंसर रिजल्ट आ गया, और आप आपने टेस्ट करवाया और आपका रिजल्ट आया कि यू आर पॉजिटिव। नाउ यू वांट टू सी कि यार व्हाट इज द चांस, सो यू what you are interested in, you want to interested in a probability that you have breast cancer and you have been tested positive for it. That's what you want. So in that case, this is what you're interested in. This is a conditional probability that you are interested in at this time. So in this case क्या होगा, आप probability estimate करना चाह रहे, so you are trying to estimate the probability कि आपको जी breast cancer है, और आप पॉजिटिवली टेस्टेड भी हो। तो बेजियन जो होता है ना, बेजियन क्या करता है यार, बेजियन को निकालने का एक तरीका है। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। एक हम बताएंगे, हम करेंगे अपने सिंपल इन्हीं प्रोबेबिलिटीज नंबर, और दूसरे हम और रेशियोज हम यूज करें। तो ये कहता ये है कि इस चीज़ को ना, जो हमने यहाँ पे लिखा है, इस चीज़ को वो कहता है कि आपने इसको करना कैसे है, यू नीड टू इन्वर्ट द प्रोबेबिलिटीज, यू नीड टू इन्वर्ट यानी यहाँ पे C+ है ना, तो आपने कहना है जनाब द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग टेस्टेड पॉजिटिव गिवन यू हैव कैंसर। ठीक है, एक तो ये है।
and then the probability of being of cancer. ठीक है, एक तो ये है, एक तो आपके पास ये सिनेरियो है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव कब आ सकता है? पॉजिटिव आपका तब आ सकता है गाइस, जब आप या तो आपका ये केस चल रहा हो, ये आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बेसिकली मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, जो मल्टीप्लिकेशन रूल मैं अभी आपको दिखा के आया था, अगेन आई एम अप्लाइंग द सेम मल्टीप्लिकेशन रूल, जो मल्टीप्लिकेशन रूल था वो यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका एक केस है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक तो ये है, और दूसरा केस क्या है जनाब, दूसरा केस आपका है, और दूसरा केस आपका है प्लस कि आपको कैंसर नहीं है, you are not, you do not have cancer, and you are again tested positive for this breast cancer thing. So this is a total proportion. अगर आप इन नंबर्स को आप उसमें डालना शुरू करें टेबल के जहन में, तो आपने ये प्रोपोर्शन आपने कंप्यूट करनी है, ठीक है, आपने ये टोटल प्रोपोर्शन आपने कंप्यूट करनी है। अब मैं आप पुराने नंबर्स की तरफ आता हूँ। we know what we are supposed to, हमें आंसर क्या करने, हम टी डायग्राम बनाने की तरफ अब आते हैं, ठीक है। टी डायग्राम हम बनाएंगे कैसे, इस सवाल पे वापस आ जाए। यहाँ मैंने आपको वो इक्वेशन दिख रही है आपको, तो आपको भी समझ आ जाएगी हमने करना क्या है, ठीक है। तो गाइस मुझे सबसे पहले ये बताओ, कितने % औरतों को कैंसर हो सकता है, कितनों को नहीं हो सकता? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अगली बंदी को कैंसर हो सकता है? इट्स 1.7, यानी 100 लोग हैं, 100 लोगों में कितने लोगों को कैंसर हो सकता है? 100 लोगों में कैंसर हो सकता है 2 and 98। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1.7, बिल्कुल हमारा आप ठीक कह रहे हो। हम नंबर्स को थोड़ा सा भी दोबारा उसी रफ एस्टिमेशन में रखते हैं, 0.07। एक ये है, कितने प्रोपोर्शन को कैंसर नहीं हो सकता? 100 माइनस 0.07, 98.3। अच्छा ये आपने नंबर्स मुझे कंप्यूट करके देने हैं। 100 1 माइनस 0.017, ये क्या बनेगा? 0.983। थैंक यू मुनीबा, ये नंबर्स आप मुझे कंप्यूट करके दोगे। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन जो यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है ना, मैं उन्हीं बातों को ना मैं यहाँ पे देखना, मैं इस ट्री डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, आप ब्रेस्ट कैंसर आपको अल्लाह ना करे आपको है, यू आर टेस्टेड, यानी व्हेन यू हैव द डिजीज, नाउ यू गो फॉर अ टेस्ट, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी टेस्टेड पॉजिटिव? What is the probability that you will be tested positive given you have the breast cancer? Point 0.78, 0.78. And what is the probability that you have breast cancer but you are not tested positive for it? 0.22. Okay, now let's move towards the other side of the picture. Which is this 0.98. अच्छा जी, अब you are tested negative, you do not have breast cancer, any simple, you are the other side of the road, in which there is no one who has breast cancer. What is the probability that they will be tested positive for it? 10%. 0.1. And what is the probability that they don't have breast cancer and they won't be tested positive for it? And they won't be 0.9, ठीक है, 0.9। ये वो सारे नंबर्स हैं। अब हमें क्या कंप्यूट करना है? हमें कंप्यूट ये करना है जनाब, प्रोबेबिलिटी that you have breast cancer given the probability that you have breast cancer given that you are tested positive। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इनमें कौन सी ब्रांचेस हमें देखने की जरूरत है। We need to look at this branch,
and we need to look at this branch as well. ठीक है, हमें इन दो ब्रांचेस को हमें नोट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, ये वाला नंबर जो आप देख रहे हो 0.78, 0.78, ठीक है, दिस 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 जो है ना 0.78, वो ये है प्रोबेबिलिटी दैट यू आर टेस्टेड पॉजिटिव गिवन यू हैव ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव ब्रेस्ट कैंसर, प्रोबेबिलिटी दैट यू आर टेस्टेड पॉजिटिव गिवन यू हैव ब्रेस्ट कैंसर। उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 0.78 multiply by the probability that you have cancer in the first place, prevalence जो है यहाँ पे हमारी, and that is 0.017। इसी नंबर को मैं दोबारा यहाँ पे लिखूंगा 0.78 into 0.017, एक नंबर ये हो गया। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है आपका प्रोबेबिलिटी जो आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, व्हाट्स द प्रोपोर्शन ऑफ दैट, दैट इज 0.983 प्लस 0.983 मल्टीप्लाई बाय 0.1। क्या मुझे कोई नंबर ये सॉल्व करके दे सकते हैं? कैन एनीवन गिव मी दिस नंबर? गाइस क्या नंबर आएगा? सर ये जो लास्ट में आपने 0.983 इंटू 0.1 किया है, ये जी, जी, क्वोशंट जी। में है? ये नहीं, क्वोशंट में होगा या ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वो स्पेस के क्या नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ओवरऑल क्वोशंट में है या एक सेपरेट, ये सेपरेट नहीं जाना चाहिए, प्लस का साइन सेपरेटली इस क्वोशंट से जाना चाहिए? मैं थोड़ा क्लियर करके लिख दूँ सही यहाँ पे दाऊद, ताकि थोड़ा आई गेस कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है। मैं इसको यहाँ पे दोबारा ना इसको थोड़ा तो इसमें लिख, दिस इज दिस 0.78 into 0.017 and here we have 0.78 into 0.017 plus 0.1, यहाँ पे 0.78 है ना, तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ 0.1 into 0.98। अब ठीक है दाऊद? क्या सर, वो आपने जब फॉर्मूला लिखा था, हाँ, वो कुछ ऐसे लग रहा था ये जो। अब ठीक है, वो सॉरी, वो मुझे समझ आ गई थी, वो आप फॉर्मूला लिखने की जैसे आपको लग रहा होगा कि वो चीज़ डिफरेंट होगी। अब आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो राफे ने मुझे यहाँ पे वो नंबर लिख दिया है। राफे ने लिखा है जी जनाब दिस इज 0.118859, तो दिस इज 0.11859। इसका मतलब जानते हो क्या है? यू नो व्हाट दिस मीन्स? आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटी ना ये थी, या प्रायर, सो बेसिकली बेस क्या कहते हैं, बेजियन थ्योरम, बेस थ्योरम अपडेट्स योर बिलीफ, इट अपडेट्स योर बिलीफ। पहले आपकी जो थ्योरी थी ना वो थी यार 7% वुमेन जो है ना दे हैव ब्रेस्ट कैंसर। आफ्टर अप्लाइंग दिस टेस्ट, ऑन देम, आपको पता चला एक्चुअली देयर आर नॉट 1% वुमेन, बल्कि देयर आर 11% वुमेन हु हैव ब्रेस्ट कैंसर। तो क्या होता है बेसिकली, आपकी एक होती है, तो बेसिकली दिस योर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, दिस इज योर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। और इसको आप क्या करते हो, इसके साथ आप इसको प्रायर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय आप इसको करते हो बेस फैक्टर के साथ, और आपकी सिस्टम आपका अपडेट हो जाता है। आपका सिस्टम जो होता है वो नई थ्योरी के साथ अपडेट हो जाता है। अभी इस फॉर्मूले को अभी देख लो, मैं अभी इस फॉर्मूले को यूज़ भी करवाऊंगा, और आप देखोगे कि ये बेजियन निकालना है, जो मैंने भी ये काम किए ना, ये बहुत लंबा काम है। इट्स अ वेरी लॉन्ग टास्क।
मैं अभी आपको ये काम भी छोटा करके दिखाऊंगा कि ये काम आप सेकंड्स में कैसे कर सकते हो। सेकंड्स में, जैसे मैंने उंगलियों पे आपको काउंट करना सिखाया था ना, वैसे ही आप अभी आपको बेजियन भी आपको चलेगा, बेजियन आपकी फिंगर टिप्स पे अभी कैसे आने वाले। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, हम पहले थोड़ी सी तमहीद मान लें या थोड़ा सा एक मुश्किल रास्ता देख लें, एंड देन वी विल सी द इजी। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि यार एक लेट्स जस्ट से कि एक औरत गई और उसके साथ क्या हुआ कि उसको ना, उसने टेस्ट वेस्ट उसने करा लिया और उसको पता चला कि आ, उसको कैंसर है, यानी उसको अल्लाह ना करे उसको कैंसर हो गया है। अब वो दूसरी दफा टेस्ट करवाने जा रही है। नाउ शी इज गोइंग फॉर अ टेस्ट फॉर सेकंड टाइम। ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा। सपोज अ वुमेन, so suppose a woman who gets tested once, and obtains a positive result and wants to get tested again. In the second test, what should we assume? What should we assume to be the probability of the specific woman having cancer? पहले हमने प्रोबेबिलिटी रखी थी 1.7, अभी भी 1.7 रखनी चाहिए हमें क्या? सर 0.12 रखनी चाहिए सर, 0.12 रखनी चाहिए। क्यों राफे? क्योंकि अपडेट होगी ना प्रोबेबिलिटी। अपडेट नाउ हो गई वी है, नो कि असल में 11% वुमेन सफर करती हैं। एग्जैक्टली। तो ये यू सी द ब्यूटी ऑफ बेजियन थ्योरम। बेजियन थ्योरम ने क्या किया, बेजियन ने आपके इंफरेंस को अपडेट कर दिया। आप उस थ्योरी पे अटकते नहीं रहेगा कि जी 1.7% ही है। आपने कहा अच्छा जी 1.7 है, वी आर नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन आपने कहा टेस्ट के बाद क्या होता है। तो जो टेस्ट है ना आपको, जो आपने टेस्ट किया, आपने बेजियन टेस्ट, आपने जो आपने मेमोग्राफी टेस्ट किया, दैट्स द बेजियन फैक्टर। क्या आफ्टर अप्लाइंग दैट बेजियन फैक्टर आपके साथ क्या हुआ, जैसे आप ना फोन ढूंढ रहे थे अपने घर में, आपको पता है कि मेरा फोन जो है वो कहाँ पड़ा है, तो आप कहते हो अच्छा मेरा फोन गुम गया है, आप सबसे पहले अप्लाई करते हो बेजियन, अच्छा मेरा फोन कहाँ हो सकता है। आफ्टर दैट यू से मेरा फोन हो सकता है कि मेरे चांसेस यहाँ पे हो। जैसे आपकी अम्मी जैसे हमारी अम्मियाँ, अल्लाह ताला सबको अम्मियों को सलामत रखे, जैसे हम सबकी अम्मियाँ हमें कहते हैं अम्मी चीज़ नहीं मिल रही, अम्मी आगे से फौरन कहती हैं यार फलां जगह पे देख वहाँ पड़ी होगी। तो अम्मी, आपकी अम्मी जो होती है ना, वो बेजियन थ्योरम अप्लाई कर रही होती है सबकॉन्शियसली और कहती हैं यार वहाँ पड़ी है चीज़। तो यहाँ पे वो अम्मी जान का भी ना उस तरह से वो सारा कंसेप्ट चलता है वो वाला। तो आप 0.12 अप्लाई करोगे। राफे सही कह रहे हैं। तो राफे की तो आप 12% यूज़ करोगे, यानी आपका सीन क्या है बेसिकली। तो आप यहाँ पे पहले जो आप 1.7 यूज़ कर रहे थे, अब आप 12% यूज़ करोगे कि 0.12 जिनके पास जिनको कैंसर है, और 0.1 माइनस 0.12 विच इज 0.88। और फिर आगे वही प्रोबेबिलिटीज रहेंगी जो हमने पहले भी देख के आए हैं कि 0.7 जो थी, जो हमने कहा था कि 0.78 है, क्योंकि वो तो मेमोग्राफी की अपनी है वो टेस्ट, और आप दोबारा उसे इसको टेस्ट कर लोगे। अच्छा जी, अब ये जो सवाल है ना, ये मैंने इसका आंसर आपको दे दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस वुमन हैज कैंसर इफ दिस सेकंड मैमोग्राम आल्सो यील्डेड पॉजिटिव रिजल्ट। इसको भी आपने सॉल्व वैसे ही करना है, ट्री डायग्राम आपने अपडेट करनी है और अपडेट करके आपने उसको ऐसे सॉल्व करना है। जी बिल्कुल आदिल, यू आर इन राइट प्लेस। कि मैथमेटिकली यही होगा कि देखो ना, अगर एक को टेस्ट पॉजिटिव एक दफ़ा आ गया, इंट्यूशन क्या कहती है कि अगर दोबारा भी टेस्ट करवाएगा तो उसका पॉजिटिव ही आना है। ज़्यादातर इंट्यूशन ये कहती है, और ज़्यादा चांस है कि वो पॉजिटिव है। तो लिहाजा दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग प्लेड ओवर हियर। So the problem that we have encountered above is a special case of Bayesian theorem. Bayesian theorem में अभी आप लोगों ने 2 केसेस किए है नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो इसमें 3 केसेस भी हो सकते हैं, 4 केसेस भी हो सकते हैं, 4, 10 क्या 12, 20 केसेस भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो देयर आर वेरी बिग नंबर्स दैट आर बीइंग प्लेड ओवर हियर। तो बेसियन थ्योरम में आपका बेसिकली बेसियन थ्योरम ये होता है कि आप यू इन्वर्ट द प्रोबेबिलिटीज एंड देन यू कंप्यूट देम अगेन। तो उस तरह से आप इसको कंप्यूट करते हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या टाइम हो गया? So now let's
डू दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप लोग देख लें। लेट मी नो इफ यू वांट मी टू सॉल्व इट। बल्कि मैं ये करूँगा, आपके मैं ट्री डायग्राम बना दूंगा एंड देन यू कैन कंप्यूट दैट थिंग ऑन योर ओन। So I draw the tree diagram for you, and then you can compute the numbers when you are free. तो आप लोगों के पास 5 मिनट है। मैं आप में से फिर किसी एक, बल्कि 5 मिनट ज़्यादा है, 2 मिनट आपको देता हूँ मैं। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर अ वाइल, ताकि हमारी उसकी बैंडविड्थ बचे, और आप लोग ये सॉल्व आपने सॉल्व करना है। So you need to help me draw the tree. So I am pausing the recording for a while. मैं दोबारा थोड़ा सा मैं एक रिव्यू दे दूं, ताकि रिकॉर्डिंग कब की रुकी हुई है, जब से हमारा वो सवाल नहीं हुआ था, रैंडम वेरिएबल्स पे हम थे। तो रैंडम वेरिएबल्स हमने देख लिए हैं। एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको बताया था कि आपकी मीन और वेरिएंस आपकी डिटरमाइन करती है। यार मुझे थोड़ा सा ना ये रिमाइंड करवा दिया करो, क्योंकि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेचारों के लिए, जिनकी रिकॉर्ड क्लास में से हो जाती है सुबह। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेशंस कहती बेसिकली ये हैं कि एक्सपेक्टेशन आपको बताती है कि आपके ऑन एवरेज आप जब भी हम रैंडम वेरिएबल को देखते हैं तो वो इंटरेस्टिंग इन 2 थिंग्स। वन इज द एक्सपेक्टेशन एंड द अदर थिंग इज योर वेरिएंस। ठीक है, एक्सपेक्टेशन आपकी ऑन एवरेज बताती है, और एक्सपेक्टेशन हम निकालते कैसे हो? यू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी बाय इट्स रिस्पेक्टिव आउटकम, बाय इट्स रिस्पेक्टिव वैल्यू। इन दिस केस हमने गेम में देखा जिसमें आपको $1 मिलता है अगर आप हार्ट ड्रॉ करते हो, एस नहीं ड्रॉ करते, और आप $5 आपको मिलेगा अगर आप एस ड्रॉ करो, और आपको $10 मिलेगा इफ़ यू ड्रॉ द किंग ऑफ स्पेड्स, और 0 मिलेगा अगर आप कुछ नहीं करोगे। उसका सोल्यूशन ये था, आपके पास 4 केसेस हैं जिसमें हार्ट में आपको $1 मिला, केस में आपको $5 मिले, और किंग ऑफ स्पेड्स में आपको $10 मिले, और आपने उसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की। मैंने वो कंप्यूट अभी आपके सामने की थी भी आपके लिए, एंड देन वी कंप्यूटेड द टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा, वेरिएंस भी ऐसे ही निकलती है। वेरिएंस का फॉर्मूला थोड़ा सा कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशन, लेकिन एक्सपेक्टेशन के बाद ही आप वेरिएंस निकाल सकते हो। तो व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, अब देखो आप माइनस कैसे कर रहे हो, यहाँ माइनस कर रहे हो आप एक्सपेक्टेशन से, विच मीन्स यू आर ट्राइंग टू सी कि एवरेज से डिस्पर्शन कितनी है, एवरेज से ज़्यादा डिस्पर्शन कितनी है। ठीक है, तो यू आर ट्राइंग टू कंप्यूट द ऑन एवरेज, आप देखना चाहिए कि डिस्पर्शन कितनी है, आपका डेटा मीन से कितना दूर जा सकता है। ठीक है, एंड देन यू टेक द सम ऑफ एवरीथिंग, और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए आप वेरिएंस का सम ले लेते, तो उसमें ये चीज़ आती है। अच्छा, सो हाउ मच वुड यू एक्सपेक्ट टू विन टू वेरी फ्रॉम गेम टू गेम। ठीक है, उसमें हमारा जो है, उसमें अब सिंपल जो था वो मैंने आपके लिए यहाँ पे नंबर्स कंप्यूट किए हुए हैं। वेरिएंस कंप्यूट करने के लिए आप सिंपल आप क्या करते हो कि आप वहाँ 1 - 0.81 और साथ उस तरह से आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाते हो, जैसे अभी हमने किया। आप सिर्फ उस फॉर्मूले को देखो, उसको रेप्लिकेट करना, यू विल फाइंड द वेरिएंस वेरी इजीली। ठीक है, क्या एक चीज़ जो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा लेक्चर से स्टेजेस में थोड़ा सा किया, क्योंकि हमारा टाइम, एक तो हमारा टाइम पूरा हो गया, दूसरा दीज थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, यानी आप इनको पढ़ोगे तो दिस सेल्फ एक्सपेक्टेड थिंग। अभी ना लीनियर कॉम्बिनेशन से भी एक फैक्टर आता है, जिसमें ना आप अपने अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपका x + y है, और आप अगर उनको मल्टीप्लाई कर दो, आप उनके a और b सब नंबर्स है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज कैसे होगी? एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होती, वो वही रहती है। सिंपल होता है कि उनके नंबर्स को मल्टीप्लाई हो जाती है। और उसके लिए मैंने सवाल आप लोगों को लिखा था, जिसमें आप स्टैट्स को होमवर्क सॉल्व करते हो और साथ इसको होमवर्क सॉल्व करते हो, तो आपको अनएक्सपेक्टेड कितना टाइम लग सकता है इसके ऊपर, उसमें ये था। अच्छा, वेरिएबिलिटी जो है ना, वेरिएबिलिटी ऐसे नहीं होती। वेरिएबिलिटी के अंदर ना आपका थोड़ा सा ना गेम डिफरेंट हो जाती है। उसके अंदर ना, यहाँ पे मैं फॉर्मूलों को मैं लिख दूँ, अगर आप वेरिएंस आप देख रहे हो ना ax + by की, तो वो ऐसे कंप्यूट नहीं होगी। वेरिएंस कंप्यूट के लिए होगा ये कि आपका a² वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा, प्लस b² वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, आपको बस वेरिएंस ये बन जाएगी, और स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए आपको फिर आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो आपकी स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगी। ये मैंने सिर्फ पॉइंट ऑफ पॉइंटर रखा है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग, और इसका वही आंसर हम लोग फिर देखेंगे। फिर मैंने यहाँ पे वेरिएंस आप लोग कंप्यूट किया कि वेरिएंस कंप्यूट करें, जो अभी आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली ना अपने पिछले होमवर्क करने की, उसकी वेरिएंस क्या निकलेगी। तो वेरिएंस निकालने के लिए मैंने सवाल किया हुआ है आपके लिए।
ये सवाल जो है ना हम लोग अगली क्लास में ना दोबारा मैं आपको करवाऊंगा, मैं ये सवाल मैं आप लोग को दोबारा करवाऊंगा कि ये थोड़ा सा ना टिल्टेड क्वेश्चन। अभी मैं आपके स्लाइड्स में भी इसको मैं निकाल दूंगा, ये डला होगा, आखिरी चीज़ है एक्चुअली। इसके अलावा जो बेजियन का जो कॉन्सेप्ट था वो ऑड्स वाला, वो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा, नॉट दैट डिफिकल्ट। और साथ अभी वो सवाल हम सॉल्व कर लेंगे, डाउट जो भी आप कह रहे थे ना, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस रिकॉर्डिंग हम बंद करके उसको सॉल्व कर लेंगे। जैन सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि ये जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है ये बुक में सेकंड चैप्टर में है, ये सेकंड चैप्टर में जी। और सर अगर इसके हमें और क्वेश्चन करने हैं क्योंकि लाइक मुझे थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स लगा प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन आई दूंगा, फील लाइक मैं जैन से प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। दे विल बी इन और क्लास असाइनमेंट। They, ठीक है सर। I wanted to make this announcement, so they will be in class assignment by the end of this week। यानी आपको सैटरडे को आपको असाइनमेंट आ जाएगी, और उस असाइनमेंट में you will have those Bayesian questions होंगे आपके पास, so you can practice those questions to build up your strength। और सर ये जो इन क्लास असाइनमेंट्स आप देते हैं इनके सिर्फ सबमिशन के मार्क्स होते हैं या हमें आंसर एग्जैक्टली सबमिशन के मार्क्स होते हैं और आपके अटेम्प्ट के मार्क्स होते हैं, बट दैट डजंट मीन इट ऑल कि आप उसको बिल्कुल ही को गलत हाँ रैंडम नहीं में अटेम्प्ट ऑब्वियसली, कर दो। लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि बिल्कुल, इन केस कोई गलत हो जाता है बीच में इट तो। डजंट मैटर, आपकी प्रैक्टिस ओके मैटर सर, करती है। थैंक यू। राफे जस्ट गिव मी 1 सेकंड, बस मैं इस बात को अपने लेक्चर को खत्म करो, देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। अच्छा यार, अभी ना जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने हिस्टोग्राम बनवाया था एसडी क्लास में, आपको याद होगा एसडी क्लास में मैंने आपसे कहा था यार वो मैथ्स कोर्स का हिस्टोग्राम बना लो, क्योंकि वो कंटिन्यूस वेरिएबल था। तो हिस्टोग्राम का मतलब बेसिकली क्या था, हिस्टोग्राम को एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। अब जैसे इस केस में आप देखो तो आपके पास ना ये एडल्ट्स की, यूएस एडल्ट्स की इन्फॉर्मेशन है, और अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि आपकी जो 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 लोग हैं, यूएस मेल्स जो हैं, उनकी जो है ना 180 सेंटीमीटर से 185 सेंटीमीटर की उनकी वो होगी, रेंज होगी। तो जब भी आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है कंटिन्यूस वेरिएबल्स की, तो यू वुड हैव टू यूज द इंटीग्रेशन। आई विल गिव यू सम वेरिएबल, क्योंकि देखो ये वही है ना एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा, आपको उनकी उनकी एस्टिमेशन दे देगा, उनकी प्रोबेबिलिटी दे देगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पे एस्टिमेशन किस तरह से कंप्यूट हो रही है, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व आप निकालोगे, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर ना अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि अगले बंदे की हाइट जो है वो एग्जैक्ट 180 होगी, अगर आप सैंपल्स में से निकालो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखो, उसमें एरिया क्या है उसका, तो उसका एरिया क्या है। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि एक बंदे की हाइट जो है वो 180 होगी, आपके सैंपल में से निकालो, एंड इट्स अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है, एरिया अंडर द कर्व है ना। इसको दोबारा अगर हम यहाँ पे देखें, एरिया अंडर द कर्व है, यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व में कुछ एरिया है, लेकिन अगर मैं सिंपल एक लाइन का एक सिंपल लाइन का एरिया क्या होगा, व्हाट विल द एरिया ऑफ सिंगल लाइन, इट विल बी 0, ठीक है। तो लिहाजा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना कि एग्जैक्टली कोई चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। यानी आप सोचो कि अगर करोड़ लोग हैं, देयर आर 1 करोड़ पीपल, और मैं कहूँ यार व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं रजा को चूज कर लूंगा उसमें से, आई एम जस्ट 1%, तो उस मेरी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना ना, यानी टू पिक मी फ्रॉम दैट सैंपल, इट्स नियरली टू 0, ठीक है। तो दिस इज बाय डेफिनेशन। तो आई गेस गाइस दैट्स इट, हम लोग यहाँ पे वी शुड एंड अवर क्लास। या तो आई शेयर माई स्लाइड्स, वो हार्ड क्वेश्चन फिलहाल मैं निकाल दूंगा, ताकि थोड़ा सा नहीं वो अगली क्लास में थोड़ा सा उसको आप लोग उसको और थोड़ा सा भी ग्रैस्प करो, फिर हम उसको दोबारा हम करेंगे। जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट थर्सडे को क्विज है, तो सर क्विज का डिफिकल्टी मोड लाइक जो आप हमें इन क्लास असाइनमेंट देते हैं उसी लेवल का होगा या उससे हाई जाएगा? गुड क्वेश्चन यार, मैंने अभी क्विज बनाया नहीं, लेकिन उसके करीब करीब ही होगा, उससे थोड़ा सा क्रॉस ठीक कर है सकते हैं। राइट लेकिन सर। क्विज के बारे में मैं थोड़ी सी बातें मैं अभी से थोड़ी सी मैं शेयर कर लूँ। क्विज क्विज थोड़ा सा ना थोड़ा टाइम वाइज थोड़ा आपके पास कंस्ट्रेंट होंगे आपके पास, ठीक है। यानी आपके पास ना थोड़ा टाइम आपके पास ना ज़्यादा नहीं होगा, यानी यू वुड हैव टू टाइम की आपको थोड़ी सी ना आपको शिकायत हो सकती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार वाई जैसे टाइम कंस्ट्रेंट, बिकॉज ऑफ फैक्ट कि यार चीटिंग इंसेंटिव्स पे चीटिंग को मिनिमाइज करने के लिए, द मोर टाइम आई गिव यू गाइस टू सॉल्व अ क्वेश्चन,
the more likely it is कि यार यानी you can involve in some cheating aspects. तो जितना टाइम कम होगा, ठीक है, there will be less chances, and there are more chances even if you try to cheat, you may end up doing some horrible mistake. तो टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स होंगे उसके ऊपर, तो यू नीड टू प्रैक्टिस कि ना उस टाइम पे कोई आधे घंटे का क्विज होगा. दिस इज व्हाट आई एम टारगेटिंग एट दिस टाइम, 20 to 30 minutes at most. क्लास उसमें नहीं होगी हमारी, we will be only be involved in the quiz at that time. राफे. सर सो जस्ट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. आपने कहा 30 मिनट्स का क्विज होगा, तो आप कितना रेंज देख रहे हैं क्वेश्चंस का? जस्ट लाइक अब हमें पता चल गया कि ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है क्वेश्चंस पे. यार अभी I can't say anything because मैंने अभी क्विज बनाया नहीं है, ठीक है. I need to make the quiz first and then I can share the details with you. बल्कि I think it would be possible if I don't share the details with you about the questions at this time, because that can अभी आपके ना Bayesian, अब you cannot apply the Bayesian theorem unless you have some prior information. So if I give you some information, then you have some probability to compute कि यार अच्छा मैं ये इस टाइम पे ये कर लूँगा. So I think it's better to keep you in the dark until you see the quiz. ऑल्सो सर आप LMS यूज करेंगे या गूगल फॉर्म? और मतलब मैं पूछने का मतलब मकसद ये है कि वर्किंग हमें अपलोड करनी होगी. This is a good question. नहीं, this is a good question. There will be Google Forms. Google Form से होगा. Google Form पे होगा ये कि you can submit the quiz for only one time. आप अगर दूसरे दफा सबमिशन करोगे तो सबमिशन हो जाएगी, लेकिन you will be penalized for it. ठीक है. ठीक है. तो सबमिशन का तरीका कि बेसिकली क्या होगा कि आप लोग गूगल फॉर्म सबमिट करोगे और LMS पे ना अपनी वो स्क्रीनशॉट सबमिशन डाल दोगे कि हमने क्विज ले लिया. आई थिंक यू आर सीइंग माइक्रो में मैं क्या किया करता था. तो यहाँ वो जी, बेसिकली सर. हम वही करेंगे कि बेसिकली हम करेंगे ये कि हम क्विज आप सबमिट जब कर लोगे तो आप अपने स्क्रीनशॉट सबमिशन LMS पे मैंने वहाँ पे पोर्टल बनाया होगा, वहाँ पे आपको आप अपलोड कर दोगे उसे. वर्किंग का क्या सीन? वर्किंग का सीन बेसिकली ये है कि टू चेकिंग को थोड़ा तेज करने के लिए व्हाट विल वी डू कि हम लोग ना करेंगे ये कि आपको मैं कहूँगा कि यार प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करो या जो भी सवाल कंप्यूट करो. मैं ऐसा कहूँगा अगर तो वो डायरेक्ट यानी न्यूमेरिकल आंसर ही होगा. वो न्यूमेरिकल आंसर में आपसे क्या कहूँगा कि मैं कहूँगा वहाँ पे सिर्फ अपना नंबर एंटर करो, द राइट आंसर, डू नॉट राइट एनीथिंग एल्स. और उससे अगले ठीक है. सवाल में मैं आई आस्क यू गाइस टू एक्सप्लेन योर रीजनिंग कि हाउ डिड यू कम अप विद दिस नंबर, ताकि अगर आप लोगों का नंबर गलत आ रहा है लेकिन आपकी रीजनिंग ठीक जा रही थी तो वी कैन गिव यू सम मार्क्स. यानी बाइनरी कोडिंग नहीं मैं करना चाह रहा कि गलत आया तो 0, सही है तो 100, नहीं ऐसा नहीं होगा. थोड़ा सा एक क्वेश्चन देंगे कि हम आपको उसमें भी आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें उसके ऊपर. तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग, मैं पहले आपको रिकमेंड ये करूँगा कि पहले आप लोग उसको क्विज में जब आप लोग क्विज कर रहे हो तो आप लोग पहले उसकी वर्किंग लिख लेना. ठीक है. बाय वर्किंग आई मीन कि यानी जैसे सवाल था यार वो फुटबॉल वाला कि फुटबॉल में वो 5 लड़के खड़े हैं, वो एक फ्रेशमैन एक जूनियर सीनियर जो भी वो सवाल था, उसका जो नंबर का जो फार्मूला है वो आंसर का वो पहले फार्मूला आंसर वहाँ पे लिख देना कि यार ये 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस मैंने किया और इससे ही आंसर निकला, और उसके बाद वो आंसर ऊपर जाके लिख देना ताकि वर्किंग हमारे पास हो. अगर आप सिंपल आंसर लिख दोगे लेकिन वर्किंग नहीं करोगे तो मेरे पास कोई देयर इज नो वे TS कैन वेरीफाई कि आपने आंसर लिखा कैसे. एंड अगेन जस्ट एन एडिट चेक, you will be called for the interviews. If you feel like there is some evidence, या हम वैसे randomly select कर लेंगे बच्चों को कि यार let's just take their viva कि उन्होंने ये आंसर निकाला कैसे. तो I'll do everything in my capacity to stop the cheating. I'll do everything in my capacity to stop the cheating or to stop the unfair help. आदिल. सर जो क्विज आ रहा है उसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तक ही होगा, मतलब जितना हमने जितना इस हमने क्लास से कवर पहले किया कवर किया है हुआ. इस क्लास को मिलाकर जितना हमने कवर किया है वो सब आएगा. और सर वो ट्यूसडे की क्लास का फिर आपने क्या डिसाइड किया? सोचने दो मुझे वीकेंड पे ये वीकेंड पे सोचने दो. As far as the practice is concerned, I will recommend you guys कि तो इंटर असाइनमेंट्स के सवाल को देख लो. TS को मैं बोलूँगा अपने ऑफिस आवर्स रख लें, ऑफिस आवर्स में तो आप लोग उनसे आके बात कर लो. इसके अलावा जो रॉस की बुक है, रॉस की बुक में अच्छे सवाल हैं, उन सवालों को प्रैक्टिस कर लो. सोल्यूशन मैनुअल्स भी उनके ऑनलाइन अवेलेबल है. आई कैन नॉट शेयर देम विद यू बिकॉज ऑफ माई इंस्ट्रक्टर एंड टीचर स्टूडेंट प्रिविलेजेस. I can't share the solutions with you.
but these solutions are available online. You can practice those questions. जो आपकी रॉस की बुक में basically these जो हमने अब तक हमने काम किया, they are in chapter 1, 2 and 3. तो हमने chapter 1 और 2 और 3 cover कर लिए. Again, there are some important things that are being missed out. इस बुक में वो नहीं था, लेकिन we will cover that in the later part of the course. हाँ, वो भी चीज़ें probability compute करना हम सीखेंगे उसके ऊपर. तो वो है, इसका आपकी प्रैक्टिस हो सकती है. मेमोरी टेस्ट तो नहीं होगा सर ये? यार मैथ्स में क्या मेमोरी टेस्ट हो सकता है? यानी अगेन दाऊद सारे there will be mathematical questions. There will be like some yeah, most of the time यानी mathematical questions ही होंगे. चैप्टर 1 जो है उसमें थोड़ी सी वो चैप्टर 1 थोड़ा सा वो मेमोरी बेस्ड पे टेस्ट है, जिसमें दे आर टेलिंग यू अबाउट द डेटा मैट्रिक्स और द रोज एंड कॉलम्स. चैप्टर 1 में थोड़े बहुत सवाल ऐसे हो सकते हैं जो कि थोड़े से दैट्स गोइंग टू टेस्ट योर मेमोरी. लेकिन एज फार एज द परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस और दीज और all these questions are concerned, I find it really hard to test your memory. I think there will be some mathematical numbers over there. So regarding Right, sir. software, this data, हाँ. are we going to get questions? नहीं, स्टेटा के क्विज़ेस अलग से हैं हसन. स्टेटा के क्विज़ेस अलग से हैं. स्टेटा का क्विज़ भी आई गेस अगले हफ्ते नहीं, मैं अपना सितंबर देख रहा हूँ. आई गेस स्टेटा का क्विज़ जो है ना यार, वो अगले से अगले हफ्ते हम रख लेंगे, मे बी ड्यूरिंग द क्लास, और या फिर हम कोई और हम टाइम सेलेक्ट कर लेंगे. तो इफ़ आई सी, या तो हम लोग करेंगे ये कि हम अक्टूबर का जो सेकंड वीक है, जो कि 4, 5, 6, 7, 8 है, या फर्स्ट वीक अक्टूबर का, हम उसमें हम रख लेंगे स्टेटा के क्विज को अगले को. तो स्टेटा का भी हमने एक क्विज तो हम रखे हैं ना, तो वो भी ऐसे ही होगा गूगल फॉर्म के ऊपर, और उसके डूफल बनाएंगे हम. इसका जो अभी कह रहे हैं कि सॉल्यूशन अवेलेबल है रॉस की बुक पे. हसन आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है. आई कांट हियर यू. अभी से बेहतर. जी बोलो. मैं कह रहा था कि आप भी आपने बताया भी कोई जो रॉस की बुक के सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो वो हमें कहाँ पे ऑनलाइन रिसोर्स कर सकते हैं जिसपे गाइस कैन एनीवन से, मुझे यहाँ तक समझ आइए कि हसन ने बोला कि रॉस के बुक के सॉल्यूशन तक बात आ गई. मुझे उसके बाद आगे हसन की बात समझ नहीं है. कैन एनीवन इंटरप्रेट दिस फॉर मी? उसके बाद सर यही पूछा है कि वो ऑनलाइन कोई रिसोर्स आप बता देंगे जहाँ से हम डाउनलोड कर लें या यार गूगल करो मिल जाएंगे, गूगल करो मिल जाएंगे. गूगल जिंदाबाद यार. गूगल जिंदाबाद. अच्छा, एनी अदर क्यूरीज क्वेश्चंस? Okay, so I am stopping the recording now.